दोस्तों, हमारी आज की मूवी एक ऐसी साउथ कोरियन रोमांटिक फिल्म है जिसकी एंडिंग आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के से इत्तेफाक रखती है जो अपनी पूरी जिंदगी जानवरों के बीच पला बढ़ा और उसे इंसानों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी एक रोज उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जो उसे इंसानों का रहन सहन सिखाने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। पर क्या वो आखिर में एक दूसरे के हो पाते हैं या फिर बिछड़ जाते हैं? चलिए जानते हैं हमारी आज की वीडियो में। मूवी का नाम है अ वेयरवुल्फ बॉय और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप सबकी गुजारिशों पर हमने एक नया सीरीज चैनल शुरू कर दिया है जहां आपको साउथ सिनेमा से जुड़ी एक से बढ़कर एक लाजवाब सीरीज देखने को मिलेंगी और इनमें से कुछ सीरीज तो ऐसी होंगी जिन्हें आप ना जाने कितने दिनों से देखने के लिए बेकरार होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हमारे चैनल को लगे हाथों सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत अमेरिका में रहने वाली 60 साल की बुजुर्ग महिला किम सुन यी से होती है जो अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। और तभी एक दिन उनके पास एक कॉल आता है। ये कॉल साउथ कोरिया में मौजूद उसके घर से किया गया था जो कुछ ही दिनों में बिकने वाला था और किम सुन किसी भी कीमत पर अपने घर को बिकने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो रातों रात साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ती है। साउथ कोरिया पहुंचकर किम सुन अपनी ग्रैंड डॉटर इयून जू से मिलती है और वो दोनों उस घर की तरफ निकल पड़ती हैं। इस घर में किम सुन जब रहा करती थी तब वो छोटी थी और इस घर से उसकी बेहद पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। जिसके बाद कहानी चली जाती है कई दशक पीछे जब वो मात्र 17 साल की थी। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि किम सुन से पहले इस घर में एक आदमी रहा करता था जो इस घर के अंदर बहुत ढेर सारे कुत्ते और भेड़ियों को पाला करता था। और एक दिन जब वो आदमी उन जानवरों को खाना देने जाता है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद इस जगह पर किम सुन और उसका परिवार आता है। शहर से काफी दूर इस सुनसान गाँव में उनके आने का एक कारण किम सुन का स्वास्थ्य था क्योंकि उसे फेफड़ों की बीमारी थी जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जाती थी। यहाँ आने से पहले अपना सारा परिवार अपने स्वर्गवासी पिता के दोस्त के बेटे जी ताई के यहाँ रहते थे जो कि स्वभाव से काफी घमंडी इंसान था और वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था जिसके कारण किम सुन भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उस जगह पर उसकी बहन और माँ के अलावा थोड़ी थोड़ी दूरी पर बस कुछ और गांव वाले रहा करते थे जिसकी वजह से किम सुन खुद को काफी अकेला महसूस करती थी। साथ ही साथ उसका कोई स्कूल का दोस्त भी नहीं था और एक रात ये सोच सोच कर वो काफी रोती है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो डर के मारे कांपने लगती है और अपनी बहन को उठाती है लेकिन उसकी बहन तो घोड़े बेचकर सो रही थी। वो तो उठने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी माँ के कमरे में जाती है जो बेहद गहरी नींद में थी। इसलिए किम सुन अकेले ही हाथों में एक शॉवेल लेकर खुद ब खुद उस आवाज के पीछे पीछे कमरे तक पहुँचती है। ये वही कमरा था जिसमें उस आदमी ने जानवरों को पाल रखा था। इसके सारे लॉक खुले हुए थे बस एक को छोड़कर जिसे किम सुन खोल देती है और कमरे के अंदर दाखिल होती है। लेकिन इससे पहले कि किम सुन किसी को देखती कोई उसे गिराकर वहाँ से भाग जाता है। किम सुन बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर उसकी माँ और बहन वहाँ आ जाती हैं जो उसे वापस कमरे में लेकर जाते हैं। सुबह होती है और हम देखते हैं कि किम सुन के पड़ोसी उसकी माँ को बताते हैं कि इस इलाके में बहुत सारे भेड़िए हैं इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें। ये सुनकर किम सुन को लगने लगता है शायद रात में उसने भेड़िए को ही देखा था जो उस पर हमला करके भाग गया था। तभी उसे महसूस होता है कि लकड़ियों के पीछे से उसे कोई निहार रहा है और जब उसकी माँ उसे चेक करती है तो वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि एक लड़का होता है जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो लड़का काफी सालों से भूखा था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ सामने पड़े आलू पर थी। किम सुन की माँ उसे एक आलू देती है जिसे वो जानवरों की तरह खाने लगता है। फिर उसकी भूख को देखकर वो लड़के को पूरी की पूरी आलू की टोकरी दे देती है। वो लड़का कुछ ही मिनटों में पूरी टोकरी सफाचट कर देता है। वाकई में लड़का काफी भूखा नजर आ रहा था और आलू को ऐसे खा रहा था जैसे कोई जानवर खा रहा हो। आलू खत्म करने के बाद भी शायद उसकी भूख मिटी नहीं थी। लाखों कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से नहीं जा रहा था जिसकी वजह से किम सुन की माँ को मजबूरी में गांव वालों के साथ साथ पुलिस को भी इकट्ठा करना पड़ता है।
वो लड़का ना तो बोल पा रहा था और ना ही इंसानों की तरह कोई बर्ताव कर रहा था। उल्टा वो गुस्सा भी जानवरों की तरह ही कर रहा था, जिसकी वजह से कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। ना ही लड़का वहाँ से जाने का नाम ले रहा था। पर किम सुन की माँ एक नेक दिल की औरत थी। उसे लग रहा था कि इस लड़के के माता पिता शायद कोरियन वॉर में मारे गए हैं, इसलिए वो उसे अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम चुलसू रखती हैं। अब वो चुलसू को अपने घर लाती हैं और उसे नहलाती हैं। उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बरसों से नहाया ना हो। और जब खाने की टेबल के पास चुलसू पहुंचता है तो इतने स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर उससे रहा नहीं जाता और सारा खाना जानवरों की तरह खाने लगता है। यहाँ तक कि वो अपने साथ साथ बाकियों के हिस्से का भी खाना खा जाता है। ये सब देखकर किम सुन को गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, मैं इसे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि बेटी बस कुछ ही दिन और, मैंने पुलिस से बात की है, जैसे ही इस लड़के को अडॉप्ट करने के लिए कोई परिवार मिलता है हम इसे उन्हें सौंप देंगे, पर तब तक हमें इसे अपने साथ ही रखना पड़ेगा। ये बात किम सुन को बिल्कुल भी नहीं भाती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात होती है और हम चुलसू को देखते हैं जो पूरा चांद निकलने पर अपने कमरे से भेड़िए की तरह ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इन आवाजों से किम सुन और उसकी माँ की नींद हराम हो जाती है और फिर वो उसको डांटकर वहीं सुला देती हैं और सुबह हो जाती है। किम सुन ने अभी तक अपने कई बॉक्सेस को अनपैक्ड नहीं किया था, इसलिए वो उन्हें खोलने के लिए उठाती है, लेकिन ये डिब्बे बहुत ही भारी थे। ये देखकर चुलसू उसके नजदीक आने लगता है। किम सुन डर जाती है और बेचारे को मारने लगती है, लेकिन वो तो उसकी मदद करने के लिए आया था और उन डिब्बों को हटाकर दूसरी जगह पर रख देता है। किम सुन को समझ आ जाता है कि ये उसकी मदद कर रहा है। इसके बदले वो उसे कुछ खाने के लिए दे देती है, जिसे चुलसू जानवरों की तरह अपने मुंह में दबाकर किनारे बैठकर खाने लगता है। इतने में ही वहाँ जीताई आ जाता है। खुद को हीरो समझकर उन सामानों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी और वो तो उससे हिलता तक नहीं, जबकि ये वही डिब्बे होते हैं जिसे चुलसू ने अपने बाएं हाथ से उठा दिया था। जीताई की इन हरकतों से किम सुन काफी इरिटेट होती है और पढ़ने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी जीताई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या ही करोगी, आखिर तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी है और मेरे लिए ही जिंदगी भर खाना बनाना है। चुलसू से जीताई की ये बदतमीजी सही नहीं गई और वो उसके हाथों को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि जीताई दर्द से कराहने लगता है और डरकर वहाँ से भाग जाता है। आज पिताजी के जाने के इतने दिनों बाद किम सुन को अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था और अब उसका नजरिया चुलसू के लिए बदल चुका था। यहाँ तक कि वो चुलसू का धन्यवाद भी करती है। इसके बाद किम सुन अपने किताबों के डिब्बों को खोलती है, जिसमें उसकी ढेर सारी किताबें पड़ी थी। इसमें उसे अपनी काम की किताबों के साथ साथ डॉग्स को ट्रेन करने के लिए किताब भी मिलती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस किताब के सहारे चुलसू को ट्रेन किया जाए। असल में दोस्तों, चुलसू की सारी आदतें जानवरों जैसी थी और उसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, जब वो खाना खाने बैठता तो अपने खाने के साथ साथ बाकियों के खाने को भी खा जाता था, जिससे किम सुन के घर वाले अपना अपना खाना पकड़कर बैठते थे। ऐसे में किम सुन अगले ही दिन से चुलसू की ट्रेनिंग शुरू करती है। वो उसके सामने आलू रखकर उसे बताती है कि उसे कब खाना है और कब नहीं खाना है, जिससे कि वो अब उसके इशारों पर काम करने लगा था। रात में जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो चुलसू पहले की तरह खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जैसे ही किम सुन उसको हुक्म देती है तो वो खाना खाना बंद कर देता है और फिर उसके कहने पर ही धीरे धीरे खाना खाने लगता है। ये देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग हैरान थे, लेकिन इससे भी ज्यादा गजब बात ये थी कि एक नन्ही सी किताब ने ये सब कमाल किया था। किम सुन चुलसू को ब्रश करना, कपड़े पहनना, यहाँ तक कि जूते के फीते बांधना भी सिखा देती है। बाल काट के उसे एकदम हैंडसम बॉय बना देती है और फिर एक दिन वो सभी लोग बाजार जाते हैं, जहाँ पर दुकान में सामान खरीदते वक्त ऊपर से एक लोहे का पिलर उनके ऊपर गिरता, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आती, क्योंकि चुलसू ने उस लोहे के पिलर को सुपरमैन की तरह अपने कंधों के बल पर थामा हुआ था। चुलसू के कारनामे को देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चुलसू जिंदा है। इस हादसे में उसका बाल भी बांका नहीं हुआ था, जिसके बाद वो लोग उसे गांव के बेहद प्रसिद्ध वैद्य के पास लेकर जाते हैं, जो चुलसू को बिल्कुल तंदुरुस्त बताते हैं। चुलसू का इस तरह किम सुन की जिंदगी में आना उसके लिए खुशी से कम नहीं था, क्योंकि वो उसका पहला दोस्त था। साथ ही साथ वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ तक कि चुलसू रात में किम सुन के कमरे के दरवाजे पर ही सो जाता है। ये बात किम सुन को पता होती है, इसलिए वो भी अपने कमरे के दरवाजे के दूसरी तरफ सोती है। यानी कि इन दोनों के प्यार ने
एक दूसरे की जिंदगी के खालीपन को भर दिया था। एक रात जीताई अपनी एक दोस्त के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी और ड्राइविंग करने से ज्यादा उसका ध्यान उस लड़की से डींगे हाँकने में था। तभी नशे में वो बकरियों के एक बेड़े में ले जाकर गाड़ी को ठोक देता है, जिससे एक बकरी की मौत हो जाती है। चुलसू भी वहीं होता है, इसलिए इससे पहले वो कुछ कर पाता, जीताई वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर 9-11 हो जाता है। फिर चुलसू बकरी के मालिक के पास उसकी मरी हुई बकरी को लेकर जाता है और उसके सामने रखकर वहाँ से चला जाता है। बकरी का मालिक जानता था कि ये काम चुलसू का नहीं है। उसे यकीन है कि वो इस बकरी को नहीं मार सकता। इसके कुछ दिनों बाद जीताई किमसुन के पास पहुँचता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके लिए मना करने लगती है। इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। चुलसू को इसकी भनक पड़ जाती है और हम उसे पहली बार गुस्से में लाल पीले होते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक इंसान से भेड़िए का रूप ले रहा होता है। ये नजारा बेहद खौफनाक होता है। जिसके बाद चुलसू जीताई और उसके दोस्तों पर हमला करने लगता है। वो सभी को बहुत मारता है और तो और जीताई को तो बस मौत के घाट उतारने ही वाला होता है कि तभी किमसुन उसको शांत होने को कहती है। इसके बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर से वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। जीताई ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वो फौरन भागकर पुलिस वालों को बुलाता है और किमसुन से उन्हें सब कुछ सच सच बताने को कहता है, लेकिन किमसुन उसकी बातों को झुठला देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो उल्टा जीताई पर जोर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाती है। ये सुनकर जीताई गुस्सा हो जाता है और किमसुन और उसके पूरे परिवार को अगले ही दिन घर छोड़कर जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये घर भी उसी का हुआ करता है। इस बात पर किमसुन का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में कहती है कि हमें सब कुछ पता है, कैसे तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखा दिया था और मेरे पिता की वजह से ही आज तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस है। उन दोनों में काफी बहस होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस चुलसू को अपने साथ थाने ले जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से वो उसे छोड़ देती है। और फिर सुबह हमें दिखाया जाता है कि किमसुन और उसकी माँ मिलकर वो बड़े से कमरे को साफ कर रहे होते हैं, जिसमें आज से कुछ दिन पहले चुलसू रहा करता था। दरअसल दोस्तों, ये लोग उस कमरे की सफाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि जीताई ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। वो चाहता था कि जीताई किमसुन से दूर ना रहे ताकि उसकी शादी उससे हो सके। जीताई को कमरा साफ करने के दौरान उस घर के पुराने मालिक का सामान मिलता है, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था, और वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो काम किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं किमसुन चुलसू को लेकर बाहर घूमने के लिए निकलती है, जहां पर दोनों खूब हंसी मजाक करते हैं और इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। किमसुन को बेहोशी की हालत में देखकर बेचारा चुलसू घबरा जाता है और वो उसे फौरन अपने कंधे पर उठाकर घर लाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो उसे वापस जंगल में लेकर आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे धीरे धीरे शाम हो जाती है और सभी लोग किमसुन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूरी पर चलने पर उन्हें किमसुन बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसके बगल में नादान चुलसू उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद सभी लोग मिलकर चुलसू को उसी कमरे में बांध देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जीताई इस आदमी को लेकर आ जाता है जो घर के पुराने मालिक मिस्टर पार्क के साथ काम किया करता था। वो शख्स उन्हें बताता है कि मैं और मिस्टर पार्क एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे जिसमें हम इंसानों को बीस्ट बना रहे थे, और ये लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। वो आदमी चुलसू को उसके नए प्रयोग के लिए ले जाने के लिए कहता है, पर किमसुन की माँ इसके लिए उन्हें मना कर देती है। बगल में बैठे पुलिस ऑफिसर भी इस बात पर सहमत होता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर ये लड़का अपना रूप बदलता है और असलियत में एक भेड़िया है तो हम इसे वहीं पर गोली मार देंगे, क्योंकि ऐसे में ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर और मिस्टर पार्क का साथी दोनों मिलकर उसके कमरे में कैमरा लगा देते हैं और चुलसू के ऊपर 24 घंटे नजर रखते हैं। साथ ही साथ वो उसका ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो सभी हैरत में थे, क्योंकि चुलसू का बॉडी टेम्परेचर एक आम इंसान से बेहद हटके था, और तो और उसके शरीर में इतना बल था कि वो एक हाथी को भी उठाकर फेंक सकता था। वो चुलसू को अपने साथ ले जाते हैं, कुछ दिन तक उसे अपने साथ ही रखते हैं। तभी एक दिन वहाँ पर किमसुन पहुँचती है और चुलसू से मिलकर उसे अपने गले से लगा लेती है। ये सब देखकर पुलिस वाले और मिस्टर पार्क का वो साथी भावुक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि भले ही ये लड़का भेड़िए के बीच में पला बड़ा हो, लेकिन इसके अंदर इंसानी व्यवहार सीखने के गुण हैं और ये वो काम कर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि हम इसे छोड़ दें, क्योंकि 24 घंटे पुलिस वाले भी उस पर नजर नहीं रख सकते। अब वो लोग चुलसू को छोड़ने का फैसला करते हैं,
लेकिन जीताई को ये बात हजम नहीं होती और वो पुलिस वालों से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले चुलसू को भेष बदलकर एक बकरी को मारते देखा था और उस वक्त मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो उससे भी पूछ सकते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों को अपनी उसी महिला मित्र के पास लेकर जाता है जो थोड़ी घबराई हुई थी और वो पुलिस वालों से कह देती है कि हाँ, मैंने देखा था कि चुलसू ने उस बकरी को मारा था। इसके बाद गवाही के लिए वहाँ पर बकरी के मालिक को बुलाया जाता है, जो सब कुछ साफ साफ बताते हुए कहता है कि हाँ, ये जरूर सच है कि मेरी बकरी मरी थी, लेकिन उसे चुलसू ने नहीं मारा था और ना ही उसके शरीर में कोई ऐसा निशान था जिससे ये मालूम पड़ सके कि उसे किसी जानवर ने मारा है। ये सुनकर जीताई को फिर से गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो रहा था और वो सबसे बहस करने लगता है, जिस पर पुलिस सबको उनके घर भेज देती है और उस जगह पर तफ्तीश करने के लिए कहती है। रात को बकरी का मालिक जीताई के घर आता है और कहता है कि मैंने अपनी बकरी को अच्छे से देखा था, उसकी पसली की हड्डी टूटी थी और इसलिए कल मैं तुम्हारी गाड़ी भी देखना चाहूंगा। जिसके बाद जीताई को लगता है कि वो कहीं पकड़ा न जाए, इसलिए वो बकरी के मालिक को भी मार डालता है और किमसुन के घर पहुंचकर उसकी लाइट का फ्यूज उड़ा देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो चुलसू के पास पहुंचता है और उससे प्यार से बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि किमसुन का गिटार टूट चुका है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। वो अपने गिटार के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती और उसे पता है कि उसका गिटार किसने तोड़ा है। जिसके बाद वो उस बकरी के मालिक का नाम ले लेता है। वो कहता है कि उसी ने किमसुन का प्यारा गिटार तोड़ा है और उसे वहाँ से आजाद कर देता है। फिर जीताई पुलिस वालों के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि चुलसू भाग गया है और वो बकरी खाने के लिए गया है। चुलसू बकरी वाले के यहाँ पहुंचता है, उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और जैसे ही चुलसू घर से बाहर निकलता है, सभी उस पर बंदूक तान देते हैं। चुलसू के हाथ में इस गिटार का स्केच था, जिसे देखकर किमसुन समझ जाती है कि वो यहाँ पर किसी को मारने नहीं बल्कि गिटार लेने आया था। जीताई अब अपनी बंदूक निकालकर चुलसू पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि उसके सामने किमसुन आ जाती है। वो उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। जिसके बाद जीताई उल्टा किमसुन को ही मारने लगता है। अपने सामने किमसुन को मार खाता देख चुलसू को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से भेड़िए का रूप ले लेता है। ये देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर एक भी गोली असर नहीं करती, मानो उसका पूरा शरीर बुलेट प्रूफ का हो। चुलसू बड़ी ही आसानी से जीताई पर हमला करके उसके शरीर को 2 भागों में फाड़ देता है और फिर वो किमसुन को उठाकर अपने साथ जंगल लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम इंसान हो या फिर जानवर। वो तो उसे सच्चा प्यार करती है और इतना कहने के बाद ही वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब किमसुन की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को जंगलों के बीचों बीच पाती है। उसे जोरों की आवाज लगाती है, जहां उसके घर वाले, पुलिस वाले और पूरा गांव ढूंढ रहे होते हैं। वो चुलसू से कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करना, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन चुलसू कहाँ ही सुनने वाला था, उसकी आंखों में तो आंसू थे। वो अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ बोलता है और कहता है कि तुम प्लीज मत जाओ, मगर किमसुन को ना चाहकर भी वहाँ से जाना पड़ेगा, वरना इसमें चुलसू की जान भी जा सकती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद किमसुन अपने परिजनों से मिल जाती है। वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर और पार्क का दोस्त उससे पूछते हैं कि वो भेड़िया कहाँ गया, जिस पर किमसुन उन्हें बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ गया। वो तो बेहोशी की हालत में बस बीच जंगल में पड़ी थी और उन लोगों की आवाज सुनकर यहाँ तक पहुँची। अब पार्क का दोस्त पुलिस वाले से कहता है कि हमें ये छानबीन यहीं पर रोक देनी चाहिए, वरना कुछ ही देर के बाद ये खबर मीडिया में पहुंच जाएगी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के ऊपर तमाम तरीके से सवाल उठाएंगे। आखिरकार पुलिस वाला मान जाता है और फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। इस घटना के बाद किमसुन का पूरा परिवार उस जगह को छोड़कर जाने लगता है। किमसुन आखिरी बार उसी कमरे में जाती है जहाँ पर चुलसू रहा करता था और वहाँ पर वो उसके लिए खत लिखती है, जिसमें वो उसका इंतजार करने की बात कहती है। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि चुलसू यहाँ एक न एक दिन जरूर आएगा और उसका इंतजार करेगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर बूढ़ी किमसुन उन्हीं पलों को याद करती है। तभी उसके पास प्रॉपर्टी डीलर आता है और उससे प्रॉपर्टी को खरीदने की पेशकश करता है, जिस पर किमसुन इस जगह को बेचने से पहले वहाँ पर एक रात गुजारने का फैसला करती है। अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वो वहीं पर रुकती है। रात में किमसुन को एक सपना आता है, जिसमें वो उसी कमरे में जाती है और चुलसू उसे एक नोट देता है, जिसमें लिखा था कि इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। उसके हाथ में वो गिटार भी होता है,
जिसे जीताई ने तोड़ दिया था। अब किमसुन उसे अपने गले से लगा लेती है और दोनों स्नोमैन की तरह कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। सुबह किमसुन की जब आँख खुलती है तो वो सबसे पहले अपने अगल बगल में देखती है, लेकिन उसे कहीं भी चुलसू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वापस अमेरिका जाने के लिए निकल पड़ती है और प्रॉपर्टी डीलर को घर बेचने से मना कर देती है। रास्ते में किमसुन की ग्रैंड डॉटर उसे बताती है कि दादी जी, रात में जब मैं फोन चला रही थी तो मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। और फिर हम उसी रास्ते पर थोड़ी दूर पर खड़े चुलसू को देखते हैं, जो आज भी घर में वहीं रह रहा होता है और किमसुन को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।